हे गाइस, वेलकम टू पीएम पाठशाला। गाइस, आज हम लेकर आए हैं विजन आईएएस की मंथली करंट अफेयर्स सितंबर 2024 की। गाइस, सभी को हैप्पी धनतेरस सबसे पहले। और कल वीडियोस किसी कारण से नहीं बन पाई थी, थोड़ा सा स्केड्यूल हैक्टिक था। आज हम अपने टॉपिक से डिस्कस होंगे कि हमें सोसाइटी वाले इश्यूज़ में कौन कौन से सोशल इश्यूज़ डिस्कस करने हैं। तो गाइस, जो भी बच्चे चैनल पर नए हैं, प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू पीएम पाठशाला। पिछले पूरे ही 2 साल की वीडियोस प्रिपेयर हैं। हमारा टेलीग्राम चैनल भी है, आप उससे भी जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे डला हुआ है। आप उस लिंक को क्लिक करिए, सीधा टेलीग्राम पे आपको वो पहुंचा देगा, वहाँ पे ज्वाइन करिए। ज्वाइन करने के फ़ायदे ये होंगे कि आपको इंपॉर्टेंट पीडीएफ्स मिल जाएंगी और साथ ही में आपको एग्ज़ाम से जुड़ी हुई सारी जानकारियाँ भी, टाइम टू टाइम कौन सा एग्ज़ाम आने वाला है, कैसे टिप्स प्रिपेयर करने की, बहुत सारी चीज़ें आपको उसमें मिलेंगी। तो सभी चैनल से जुड़े रहिए जेन्युइन कंटेंट के लिए। अभी हम सीधा अपने टॉपिक पे चलते हैं। 3 टॉपिक सोशल इश्यूज़ के कवर कर लिए थे। आज क्योंकि एमसीक्यूज़ भी होंगे तो बी वेयर, आपको एमसीक्यूज़ भी अटेम्प्ट करने हैं और आंसर्स भी उसी में है। पीडीएफ शेयर करी दी जाएगी। देखो, आज का जो पहला टॉपिक है, यानी जो फोर्थ टॉपिक, हमने 3 टॉपिक तो हमने कर ही लिए, चौथा टॉपिक हम शुरू करने वाले हैं, जिसका नाम है चाइल्ड सेक्सुअल एक्सप्लोरेटेटिव एंड अब्यूज़ मटेरियल। यानी चाइल्ड सेक्सुअल एक्सप्लोरेटेटिव एंड अब्यूज़ मटेरियल में हम डिस्कस करेंगे कि इससे रिलेटेड क्या ऐसे प्रोविजंस आए हैं, सुप्रीम कोर्ट के ऐसे क्या ऑर्डर्स आए हैं, उसके बारे में देखते हैं। क्योंकि देखो, चाइल्ड सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन एक बहुत बड़ा मुद्दा है जो सोसाइटी में, आप समझो, एक क्राइम की तरह ही देखा जाना चाहिए कि एक बच्चे को सेक्सुअली एक्सप्लॉइट किया जा रहा है। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया है, पीनलाइज किया है कि किसी भी बच्चे को अगर आप स्टोर कर रहे हो चाइल्ड एक्सप्लॉयटेशन के लिए, सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन के लिए, एब्यूज़ मटेरियल की तरह अगर उसको यूज़ किया जा रहा है, तो उसको कवर किया जाएगा और उस पर क्या लगाई जाएगी, पेनल्टी लगाई जाएगी। कि अगर आपने किसी भी बच्चे को सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन के लिए या अब्यूज़ मटेरियल के अगर रखा है, तो उसको प्रोटेक्शन दी जाएगी पॉक्सो एक्ट 2012 के तहत। पॉक्सो क्या है, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस का ये केस है, उससे बचने की ज़रूरत है। अब हम चलते हैं इसमें जजमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट की तरफ, हम देखते हैं इसमें क्या है। ओवरटर्न्ड हाई कोर्ट रूलिंग। सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट ने ओवरटर्न किया मद्रास हाई कोर्ट रूलिंग को और बोला कि मियर अगर आप चाइल्ड पोर्नोग्राफिक मटेरियल को पजेस करते हो तो डज नॉट वायलेट द लॉ। ठीक है, ध्यान से सुनना। अनलेस द इंडिविजुअल हैड एक्टिवली यूज द चाइल्ड और चिल्ड्रन फ्रॉम पोर्नोग्राफिक पर्पजेस। अब ध्यान सुनना, बड़ा ही देखो फर्क सा है, बड़ा ध्यान से सुनने वाला मसला है ये। क्या बोला सुप्रीम कोर्ट ने कि देखो, मद्रास हाई कोर्ट को उसने ओवरटर्न किया है। अभी हम सबसे पहले समझते हैं ओवरटर्न का मतलब क्या होता है। ओवरटर्न का मतलब है उलट पुलट करना, उथल पुथल किसी चीज़ ने मचा दी हो। और वो सुप्रीम कोर्ट ने उथल पुथल किस मैटर पे दी, जो मद्रास हाई कोर्ट की रूलिंग आई थी कि अगर आप सिर्फ चाइल्ड पोर्नोग्राफिक मटेरियल रखते हो तो वो लॉ को वायलेट नहीं करेगा। लेकिन क्या बोला था उसी वक्त ये बहुत भी बोला कि अगर कोई इंडिविजुअल, अगर कोई व्यक्ति विशेष किसी बच्चे को पोर्नोग्राफिक पर्पस के लिए, मान लो किसी बच्चे को चुरा लाया और उससे सारा पोर्नोग्राफी, उसकी गलत अब उसकी नेक्ड वीडियोस बना के आप उल्टे सारे काम कर रहे हो, तो आप वहाँ पर पिनलाइज किए जाओगे। फिर बोला क्रिमिनलाइज्ड CSEM पजेशन। यानी सुप्रीम कोर्ट ने कंक्लूड करा डेट नॉट ओनली फिजिकल पजेशन, ना आपको कोई फिजिकल पजेशन रखना है, ना ही कंस्ट्रक्टिव पजेशन रखना है, यानी पावर टू कंट्रोल कंबाइंड विद नॉलेज ऑफ दैट कंट्रोल। मतलब देखो, कई बार हम क्या होता है, हम फिजिकली नहीं रख रहे हैं बट उसको ऐसी बातें उससे कर रहे हैं, ऐसी गंदी बातें हम बच्चे को सिखा रहे हैं, कर रहे हैं, तो वो भी एक तरह का क्या होता है, आप उसके ना उसकी नॉलेज उस तरह क्यों दे रहे हो, आप वो भी आपके पॉक्सो एक्ट के अंदर ही करा जाएगा, इवन इफ पर्सन डिड नॉट एक्टिवली प्रोड्यूस और डिस्ट्रीब्यूट द कंटेंट। समझ रहे हो, अगर वो पब्लिकली ये काम नहीं भी कर रहा है, एक्टिवली नहीं भी कर रहा है, बट उसको कंबाइंड उसमें कंस्ट्रक्टिव पोजीशन रख रहा है किसी चीज़ की, तो ऐसे में भी उसको क्या रखा जाएगा, क्रिमिनलाइज ही माना जाएगा। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है कि अगर ऐसा भी कोई करता हुआ नज़र आया तो वो भी कानून के दायरे में ही आ जाएगा। बात समझ रहे हो मेरी। कंस्ट्रक्टिव पोजीशन में ध्यान रखना, एक लीगल डॉक्ट्रिन है ये कंस्ट्रक्टिव पोजीशन, जिसमें कहा जाता है कि अगर व्यक्ति ने किसी चीज़ को, प्रॉपर्टी को, विदाउट हैविंग फिजिकल पोजीशन उसको कंट्रोल कर रखा है, मतलब लीगल फिक्शन है, रिप्लेस अ पर्सन विद कंस्ट्रक्टिव पोजीशन। मतलब आपका ना, आपने प्रॉपर्टी किसी की होल्ड कर रखी है, कंस्ट्रक्टिव पोजीशन में से आप यूज़ करते हो, इलीगल ट्रेडिंग की जा रही है,
प्रॉपर्टी को चोराया जा रहा है। जैसे मान लो एक बंदा है, ठीक है, वो गाड़ी ड्राइव कर रहा है एक पैसेंजर को, विद अ पैसेंजर, उसमें ना गन रख रहा है इन द ग्लव बॉक्स। तो स्टेट में ट्राई टू आर्ग्यू दैट ना कि बोथ द ड्राइवर एंड पैसेंजर आर कंस्ट्रक्टिवली पोजेसिंग द गन। तो पूरा यही लगेगा ना कि भाई दोनों के पास था। तो की एलिमेंट क्या है? कंस्ट्रक्टिव पोजेशन का मतलब है आपकी इंटेंशन। ध्यान से सुनना, कंस्ट्रक्टिव पोजेशन का मतलब क्या है? आपका इंटेंट क्या था प्लस एबिलिटी क्या थी टू एक्सरसाइज कंट्रोल ओवर देम। इसका मतलब है उसी हिसाब से पर्सन कैन बी चार्ज फॉर अ क्राइम। जबकि उसने फिजिकल चाहे पोजेशन करी हो नहीं करी हो, लेकिन अगर उसकी इंटेंशन और एबिलिटी वो कर सकता था और वो नज़र आ गई कोर्ट को ना, तो वो पकड़ा जाएगा। तो ध्यान रखना कंस्ट्रक्टिव पोजेशन का मतलब भी। फिर कहता है कॉमन मेलोविलेंट इंटेंट, यानी कि दो प्रैक्टिकली डिफरेंट दोनों जो एक्ट्स हैं CSEM, जैसे यानी कि चाइल्ड सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेटिव एब्यूजिव मटेरियल एंड इंगेजिंग इन चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज, एक कॉमन मेलोविलेंट इंटेंट है। यानी आप बच्चे को एक्सप्लॉइट कर रहे हो, बच्चे को डिग्रेड कर रहे हो। क्यों कर रहे हो? क्योंकि आपको अपना सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन, सेक्सुअल ग्रेटिफिकेशन, यानी आपको अपनी उस फिजिकल रिलेशंस वाली इच्छा को पूर्ति के लिए आप ये काम कर रहे हो। ऐसा इंटेंशन भी अगर आपने रखा है, आपकी इंटेंशंस बड़ी मेलोवेलेंट है, तो आप समझ जाओ उस पर भी आपको देखा जाएगा कि आप क्राइम की नज़रों से ही देखा जाएगा। और देखो सरकार या सुप्रीम कोर्ट इस पर काम क्यों कर रहा है यार? हर बच्चे का हक है, उसका फंडामेंटल राइट ही छीन लिया आपने। हर किसी का फंडामेंटल राइट है, राइट टू लिव विद डिग्निटी। फिर चेंज इन टर्मिनोलॉजी, तो सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्ट किया कोर्ट्स को टू एब्सटेन फ्रॉम द यूजिंग द टर्म चाइल्ड पोर्नोग्राफी नहीं बोलना है, उसकी जगह आपको चाइल्ड पोर्नोग्राफी के अलावा ये टर्म लगानी है CSEM, यानी कि चाइल्ड सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेटिव एंड अब्यूजिव मटेरियल। समझ में आ रहा है? चाइल्ड पोर्नोग्राफी अब शब्द नहीं यूज़ करा जाएगा। कोर्ट ने डायरेक्ट करा है अक्रॉस द कंट्री कि अब ये वाला शब्द यूज़ होगा CSEM, यानी चाइल्ड सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेटिव एंड अब्यूज मटेरियल। कोर्ट ने सजेस्ट करा पार्लियामेंट को कि भैया पॉक्सो का एक्ट अमेंड करो, रिप्लेस करो। यूनियन गवर्नमेंट को बोला कि ऑर्डिनेंस पास करो। बेसिकली इम्पैक्ट क्या है इस चीज़ का? इसका यार बड़ा गंदा इम्पैक्ट पड़ता है भाई। आप सोचो बच्चा है, उस छोटा सा बच्चा, उसको इतनी बुद्धि नहीं है अभी, और उसको सोचो कितना बड़ा साइकोलॉजिकल ट्रॉमा हो जाएगा कि मेरे साथ ये हो क्या रहा है। उसको डिप्रेशन हो जाएगा, उसको पोस्ट PTSD हो सकता है, उसको पोस्ट ट्रॉमेटिक डिसऑर्डर रह सकता है, स्ट्रेस की डिसऑर्डर रह सकता है, उसको एंजाइटी हो सकती है, वो विक्टिमाइजेशन साइकिल का पार्ट बन सकता है, उसको शेम उठाना पड़ेगा, उसको लगेगा कि मैं किसी वर्दी नहीं था, कि मुझे इस काम में फंसा दिया गया। फिर डिह्यूमनाइजेशन कितना है? आप बच्चे को एक कमोडिटी की तरह कंज्यूम करने की कोशिश कर रहे हो, तो कितना डिह्यूमन बिहेवियर हुआ ये वाला। बात समझ रहे हो आप मेरी? तो उसके बाद यहाँ पर कह रहा है कि सोशल इम्पैक्ट भी उसको छोड़ेगा नहीं, इतना इंटेंस सोशल स्टिग्मेटाइजेशन और आइसोलेशन हो जाएगा। इकोनॉमिक इम्पैक्ट देखोगे तो उसको लगेगा यार कितना अंडर अचीवमेंट लगेगा, उसको सिक्योर नहीं लगेगा, उसको इकोनॉमिक हार्डशिप झेलनी पड़ेगी, वो एम्प्लॉयमेंट में भी कहीं जाएगा तो उसको डर सा माहौल फील करेगा वो। अब जैसे कोई लड़के के साथ हो रहा है तो लड़की से डरने लग जाएगा, लड़की के साथ हो रहा है लड़के से डरने लग जाएगी वो। सोचो आप, इतना बड़ा ट्रॉमा होता है गाइस जी। तो सजेशन सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि भाई देखो, इसके लिए ज़रूरी है कि हम सेक्स एजुकेशन को बढ़ाएं, यानी हम एक कॉम्प्रिहेंसिव सेक्स एजुकेशन को इम्प्लीमेंट करें ताकि लीगल एंड एथिकल रेमिफिकेशन चाइल्ड पोर्नोग्राफी की हो पाए। मतलब ऐसे प्रोग्राम बनाए जाएं यंग लोगों के लिए, क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो कंसेंट एंड इम्पैक्ट एक्सप्लॉयटेशन का बना रहे। कोर्ट बहुत ज़्यादा इस बात पे स्ट्रेस डाल रहा है कि सक्सेसफुल सेक्स एजुकेशन प्रोग्राम, जैसे उड़ान प्रोग्राम झारखंड का है, वो सक्सेसफुल रहा है प्रोग्राम, तो आप दूसरे शहरों में क्यों नहीं करते हो? तो हमारे देश में ना यूनिफॉर्म पॉलिसीज़ नहीं आती हैं, अगर आने लग जाएं तो बहुत इस देश का कल्याण हो जाए। अब जैसे उड़ान प्रोग्राम सक्सेसफुल हुआ, बाकी स्टेट्स को सीखना चाहिए इस चीज़ से। फिर उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कमेटी, यानी आप एक एक्सपर्ट कमेटी बिठाओ, बिठाने के बाद वहाँ पर ना कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम तैयार करो हेल्थ एजुकेशन के बारे में, सेक्स एजुकेशन के बारे में, ताकि जो बच्चे से रिलेटेड आपने एक्ट तो बना दिया है, लेकिन यार देखो उस एक्ट तक क्यों चीज़ें जाएँ। आप पहले अवेयरनेस दो ना सोसाइटी में, समाज में अगर पहले से ही जागरूकता रहेगी तो फिर ऐसा क्यों होगा। फिर सपोर्ट एंड रिहैबिलिटेशन के बाद, यानी कि आपको क्या देना है, सपोर्ट सर्विसेज देनी है विक्टिम्स को, समझ रहे हो, और रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम चलाना है फॉर द ऑफेंडर्स। और ये जो सर्विसेज हैं जिसमें कि साइकोलॉजिकल काउंसलिंग हो गई, थेरेपेटिक इंटरवेंशंस हो गई, एजुकेशनल सपोर्ट हो गया, ताकि आप अंडरलाइंग इश्यूज़ को दूर कर दो, हेल्दी डेवलपमेंट को प्रमोट करो, इसके लिए ज़रूरी है। फिर अर्ली आइडेंटिफिकेशन कराना है एट रिस्क यूथ,
यानी जो ऐसा आइडेंटिफाई करना है एट रिस्क इंडिविजुअल जो बहुत ज़्यादा अर्ली इम्प्लीमेंट करना है स्ट्रैटेजीज ताकि हमारा यूथ जो है वो प्रॉब्लमेटिक सेक्सुअल बिहेवियर से बच पाए। देखो ये बहुत ज़रूरी है कि शुरुआत में ही उन चीज़ों को आइडेंटिफाई कर लिया जाए। फिर गवर्नमेंट के ऑब्लिगेशंस को देखने की ज़रूरत है। पॉक्सो जो है ऑब्लिगेट सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट टू अंडरटेक मेजर्स, और ऐसा कुछ करे कि वो पब्लिकली मीडिया, टेलीविज़न, रेडियो, प्रिंट मीडिया के तहत कुछ ऐसे प्रोग्राम चलाए जिसमें वो अपने सरकार का भी देखो ये बहुत बड़ा कर्तव्य है। अब आप देखो न्यूज़पेपर आप पढ़ते ही होगे है ना, द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस आपके घर में आता ही होगा। आप देखो कई कई पेजेस में ना ये चीज़ों की इन्फॉर्मेशन सरकार डालती है। सिर्फ चिल्ड्रंस डे पे 14 नवंबर को नहीं, जगह जगह जब जब भी पॉक्सो एक्ट का लगता है ना कि सर्कुलेशन होना चाहिए तो वो होता है। मैगजीन्स में होता है इम्पॉर्टेंट वो इसीलिए होता है। रेडियो टेलीविज़न पे इसकी एजुकेशन दी जा रही है। विविध भारती सरकारी चैनल है, उस पर ये सब बहुत दिया जाता है, उस पर एग्जाम्पल दे के समझाया जाता है, बल्कि छोटी छोटी मूवीज़ इस पर बना दी जाती हैं। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। फिर कंपैशनेट सोसाइटी को चाहिए भाई, बच्चों के मामलों में तो यार सेंसिटिव हो जाओ, थोड़ा बिहेवियरल चेंज की तरफ बात करनी चाहिए हमें। थोड़ा ऐसा लीगल फ्रेमवर्क हो कि भाई अकाउंटेबल हो लीगल सिस्टम भी हमारा, कि इतना बड़ा कांड कैसे हो जाता है आपके घर में, छोटी छोटी बच्चों के साथ रेप हो गया, मतलब बड़ी बेशर्मी है यार। वैसे तो तुम कन्याओं को पूजा करो उनकी है नवरात्रों में, वैसे तो तुम गॉडेसेस की पूजा करते हो और वैसे तुमसे कुछ किया नहीं जा रहा। मतलब देखो कितनी शर्मनाक बात है ये। लड़कों के साथ भी मैं उतनी ही, देखो मैं सिर्फ वुमेन वाली बात नहीं कर रही हूँ, मैं लड़कों के साथ भी, उनके साथ भी होता है, विच इज़ वेरी रॉन्ग। तो हमें ऐसा कुछ कानून में अपना, देखो कानून तभी सक्सेसफुल कोई भी कानून होता है जब उसके साथ उसका समाज भी उसके साथ चलने को तैयार होता है। जब समाज ही चलने को तैयार नहीं होगा तो वो कानून बताओ कैसे सक्सेसफुल हो सकता है। बात समझ रहे हो। अब सब क्योंकि देखो हम पॉक्सो एक्ट की बात कर ही रहे हैं तो उसको थोड़ा सा और उसके बारे में डिटेल समझ लेते हैं। पॉक्सो एक्ट 2012 जो है ना, एक सेल्फ कंटेन्ड कॉम्प्रिहेंसिव लेजिस्लेशन है। क्यों बनाया गया था? वो इसी पर्पस के लिए बनाया गया था कि जितने भी बच्चे हैं उनकी सेफ्टी हो, सिक्योरिटी हो, सेक्सुअल अब्यूज़ उनका जो है वो प्रोटेक्शन हो, एक्सप्लॉयटेशन से बचे हो, एंड इट गिव्स ड्यू रिगार्ड टू सेफ गार्डिंग द इंटरेस्ट एंड वेलबींग ऑफ द चाइल्ड। हर स्टेज में जुडिशल प्रोसेस की मदद से उसका इंटरेस्ट और उसका वेलबींग बच्चे का होता चला जाए। चाइल्ड फ्रेंडली प्रोसीजर्स बनाने की ज़रूरत है कि वो रिपोर्ट करे, एविडेंस को रिकॉर्ड करे, ये ज़रूरी है। देखो ये ऑब्जेक्टिव से ही बनाया गया है। देखो हर बच्चा ना फ्रेंडली रह पाए, फ्रेंडली इन्वायरमेंट में रह पाए। बच्चे ही कल का हमारा युवा है और युवा से कल वही हमारा एक देश को रिप्रेजेंट करने वाला होगा। तो अगर वो बचपन में ही उसके साथ इतना कुछ हो जाएगा तो यार उस ट्रॉमे के साथ वो क्या कुछ कर पाएगा। इसीलिए उसको ना फिर ना 3 कैटेगरी में सेक्सुअल ऑफेंसेस पनिशेबल को रखे गए हैं। एक सेक्सुअल असॉल्ट होता है, एक सेक्सुअल हरासमेंट होता है, एक पोर्नोग्राफी के थ्रू आप बच्चे को परेशान कर रहे हो। देखो दोनों टर्म्स का ना मतलब समझो आप। एक हम टर्म कह रहे हैं सेक्सुअल असॉल्ट हुआ है, ध्यान से समझना, बड़े ही ध्यान से समझने वाले शब्द हैं ये, क्योंकि अगर आपने अभी नहीं समझा ना फिर आपको मतलब भी नहीं समझ चलेगा। देखो सेक्सुअल असॉल्ट का मतलब क्या होता है, यानी कोई ना कोई सेक्सुअल कॉन्टैक्ट बना है, कोई ऐसा बिहेवियर है जहाँ पर बिना विक्टिम के कंसेंट के अटेम्प्ट किया गया है रेप या अनवांटेड सेक्सुअल टचिंग हुई है। समझ में आ रहा है? सेक्सुअल असॉल्ट ये होता है, समझ गए। अब अगर पूछा जाए कि सेक्सुअल हरासमेंट में क्या होता है, दोनों शब्दों में अंतर है। देखो शब्द दो हैं, इन बातों को समझो आप। सेक्सुअल हरासमेंट का मतलब पता है क्या होता है कि अनवांटेड सेक्सुअल बिहेवियर, जैसे कि किसी को अपसेट किया आपने, ह्यूमिलेशन करने की कोशिश की आपने, ऐसे फ्रेजेस का इस्तेमाल किया सेक्सुअल एक्टिविटी वाला, समझ रहे हो, जैसे अनवेलकम वर्बल एंड फिजिकल सेक्सुअल अटेंशन देने की कोशिश की आपने। बात समझ रहे हो? तो सिंपल शब्दों में किसी को हार्म करना ऑन रेगुलर बेसिस, इंसल्ट करना, समझ रहे हो, बुली करना सेक्सुअली, समझ रहे हो, उसी को कहते हैं। यानी इंटेंशनली आप ना किसी की प्राइवेट बॉडी पार्ट को एक्सपोज करो, पुल एट योर क्लोथिंग, समझ रहे हो, वैसे उसकी स्कर्ट पे फ्लिपिंग कर दी या पुल डाउन योर पैंट्स, ऐसा कर कुछ करने को कोई कर रहा है तो समझ लो वो सेक्सुअल हरासमेंट का पार्ट है। और चाइल्ड पोर्नोग्राफी तो आप समझते ही हो कि बच्चे को ही, समझ रहे हो ना, पोर्नोग्राफी तो आप सब समझते होगे किस तरह की वीडियोस बनाई जाती हैं। तो समझो ये सारा मसला है। 2019 की अमेंडमेंट हुई तो उसमें बहुत ज़बरदस्त तरीके से स्ट्रिक्ट पेनलाइज पनिशमेंट लेकर आया गया और स्पेशल कोर्ट का इसीलिए गठन किया गया। फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट्स आए, वो बहुत एफिशिएंट होते हैं, पॉक्सो के केसेस पे बड़े सक्सेसफुल रहे हैं। तो अदर मेजर्स ताकि लिए जा रहे हैं जिससे ना चिल्ड्रन जो है वो प्रोटेक्ट हो सके। उसके लिए आईटी एक्ट है, अमेंडमेंट हुई 2008 में, इसने स्कोप ऑफ आईटी एक्ट 2000 को स्कोप को बढ़ाया।
आईटी इंटरमीडिएट गाइडलाइंस हैं, डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड है, इसको ठीक किया गया। जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एक्ट 2015 है, ये चाइल्ड इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन को ध्यान में रखा गया। भारतीय न्याय संहिता चैप्टर 5 जो डील करती है विद ऑफेंसेस अगेंस्ट वुमेन एंड चाइल्ड। नेशनल एक्शन प्लान फॉर चिल्ड्रन 2016, यानी कि ऐसे एफर्ट ताकि ना आप क्राइम को प्रिवेंट कर सको अगेंस्ट बच्चों के जो साथ हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी बनाई गई हैं। भारतीय न्याय संहिता इसके लिए बहुत काम कर रही है, समझ रहे हो। भारतीय न्याय संहिता का एग्जाम्पल ज़रूर लिखना है आपने जब भी आप चाइल्ड वुमेन एंड चाइल्ड के अगेंस्ट सेक्सुअल ऑफेंसेस वाला पार्ट लिखना, तो भारतीय न्याय संहिता को, बीएनएस को नहीं भूलना है आपको, ठीक है। अब कंक्लूडिंग फॉर्म में देखो ये क्या कह रहा है। कंक्लूडिंग फॉर्म में ये कह रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ना कुछ ऐसे डिसीजंस ले जिससे ना देखो चाइल्ड सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन को बचाना बहुत ज़रूरी है। सिर्फ खाली सीएसीएम को क्रिमिनलाइज कर देना, लीगल प्रोटेक्शन को एक्सपेंड करने से काम नहीं चलेगा बच्चों। कोर्ट को चाहिए कि वो स्ट्रॉन्गर कुछ ऐसा इन्फोर्समेंट करे कि ये काम ना हो। यार ये हरकत कितनी गंदी है, मतलब मैं पढ़ा रही हूँ ना तो मुझे बड़ा सेंसिटिव हो रही हूँ मैं इस टॉपिक को पढ़ाते हुए। जिस देखो बच्चों की जहाँ बात आती है ना, वो सोचना चाहिए कि यार मतलब वुमेन के लिए भी, मैं देखो दोनों, मैं तीनों तरफ सोचती हूँ, मेल के लिए, फीमेल के लिए, बच्चों के लिए, सभी के लिए ये चीज़ें बड़ी ज़रूरी हैं कि समाज में हम इस तरह की चीज़ें ना हो और समाज इससे ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक और समझदार बने समाज इस टॉपिक के लिए तो स्पेशली। अब देखो फास्ट ट्रैक कोर्ट्स की बात आई, स्पेशल कोर्ट्स की बात आई, ये बनाया ही पता है इसीलिए गठन ही हुआ था इसका, क्योंकि दूसरे केसेस दूसरे कोर्ट से जल्दी ये हैंडल करेगा रेप के केसेस को। तो गवर्नमेंट ने इसीलिए इसको बनाया, 2019 में स्कीम लेकर आए फास्ट ट्रैक कोर्ट्स की। मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस ने इसको इम्प्लीमेंट कराया, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है ये, 2026 तक रहेगी एक्सटेंड ये। इसमें हर कोर्ट में एक जुडिशल ऑफिसर और 7 स्टाफ मेंबर रहेगा। तो 83% इसमें डिस्पोजेबल रेट है 2022 में, देखो बहुत अच्छा है। अगर देखो फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट में हायर एफिशिएंसी है, बहुत अच्छी एफिशिएंसी है। निर्भय फंड 24% इसमें रहा है, जो अनयूटिलाइज था, अनएलोकेटेड था, उसको भी और लाया जा रहा था कि ज़्यादा से ज़्यादा इसमें काम किया जाए। इवन इंडिया पता है क्या प्लान कर रहा है कि 1000 बनाई दे, जितने भी पेंडिंग रेप केसेस है, पॉक्सो केसेस है, उसको दूर करना। और हमारे देश के लिए तो यार मतलब क्या बताऊँ मैं, इंडिया में सबसे ज़्यादा रेप होता है। अगर आप फिगर्स वगैरह देख लोगे तो डर जाओगे देख के। तो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि हम इस पर काम करते चले जाएँ, ठीक है। नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस। यही मिलेंगे आपको आज टॉपिक। सेक्सुअल हरासमेंट का मतलब मैंने अभी कुछ देर पहले ही आपको बताया कि अगर आप किसी के कपड़ों को देख के कोई फिजिकल कमेंट डाल रहे हो या अनवांटेड टच कर रहे हो, तो आप समझ लो आप एक तरह से सेक्सुअल हरासमेंट का ही काम कर रहे हो। तो रिसेंटली पता है इस पर क्या हुआ, जस्टिस हेमा कमेटी की रिपोर्ट आई, उन्होंने रिवील किया कि एक्सप्लॉयटेशन एंड सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एंड जेंडर इनइक्वालिटी इन द मलयालम फिल्म इंडस्ट्री पे उन्होंने एक सवाल उठा दिया, ठीक है। अब सबसे पहले सेक्सुअल हरासमेंट का मतलब देखो मैंने बताया भी है, कुछ डेफिनेशन भी आ गई लो आपके लिए, यानी अनवेलकम सेक्सुअल एडवांस या डिमांड करना सेक्सुअल फेवर्स का, कि मेरा ये काम कर दे, तो ये काम मेरा अगर तुझे करवाना है अपना तो पहले तो मेरे को ये सेक्सुअल फेवर दे दे, फिर मैं देखूंगा। तो सोचो आप क्या करने की कोशिश कर रहे हो। कह रहा ओवर 419 केसेस और अबाउट 35 पर मंथ केसेस, ये 2022 से रिपोर्ट हो रहे हैं। एनसीआरबी का डेटा बताता है, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, लो डेटा भी आ गया आपके सामने। और ये तो वो डेटा है जो कि रिपोर्ट किया गया है, जो रिपोर्ट ही नहीं किया जाता उसका सोचो क्या होगा। कुछ ऐसे केसेस जो घरों में ही हो गए और पता ही नहीं चले, क्योंकि शेम ना हो जाए, है ना, इस चीज़ में ऐसे किया ही नहीं गया। फिर देखो टाइप समझते हैं कि सेक्सुअल हरासमेंट हैज ट्रेडिशनली बीन डिवाइडेड इनटू 2 वेल नोन फॉर्म्स। एक क्विड प्रो क्यो होता है, एक हॉस्टाइल वर्क एनवायरनमेंट होता है। क्विड प्रो क्यो होता है, इसमें ना हम सेक्सुअल फेवर्स लेते हैं, एडवांसेस लेते हैं इन एक्सचेंज फॉर वर्क बेनिफिट। जैसे कि मान लो कि किसी लड़की को कहा जा रहा है कि तुम्हारा प्रमोशन कर दूंगा मैं, बस तुम मुझे ये सेक्सुअल फेवर दे दिया करो। क्या हुआ, ये हैरासमेंट हुआ कि नहीं हुआ। या मैं तेरी ना पेमेंट बढ़ा दूंगा, अब ये करवा लूँगा, लेकिन तू मेरे को सेक्सुअल फेवर्स दे। और देखो ये हर जगह होता है, मैं आपको बता दूँ। फिर हॉस्टाइल वर्क एनवायरनमेंट, यानी इन्वॉल्व सब्जेक्टिंग एम्प्लॉयज़ टू परवेजिव सिवियर अनवांटेड सेक्सुअल बिहेवियर्स करना, इंटिमिडेटिंग ऑफेंसिव वर्क प्लेस दिखाना, सेक्सुअल जोक्स मारना, गलत तरह से टच करना कहीं कहीं। तो क्या आप इसको नहीं मानते सेक्सुअल हरासमेंट है ये। आपके भी घर में माँ है, बहन है, तो उनको ही देख लो यार, पहले इज्जत करना सीखो वुमेन की। तो रीजंस क्या है सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस की। सबसे पहला पता है क्या है, हमारी पेट्रियार्कल सोसाइटी, पावर इम्बैलेंस ड्यू टू मेल डोमिनेशन। फिर जेंडर इनक्वालिटी एंड स्टीरियोटाइप तो वैसे ही है,
बहुत ज़्यादा समाज में भरे पड़े हैं कि तुम लड़की हो। अरे भाई लड़की हूँ तो क्या हो गया, समझ रहे हो? तो इतना स्टीरियोटाइप फैला हुआ है कि तुम रात को नहीं घूम सकती, तुम ऐसे कपड़े नहीं पहन सकती हो, तुम ऐसा बोल नहीं सकती हो, ये प्रॉब्लम। फिर परसीव्ड इम्यूनिटी बाय पर्सन इन अथॉरिटी। जो अथॉरिटी में बंदा बैठा है उसको लगता है यार ये तो मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है कि वुमेन मेरे लिए अगर आई है सेक्रेटरी बनकर तो वो मेरे को सिर्फ काम नहीं करके देगी, वो मुझे सेक्सुअल फेवर्स भी देगी। ये देखो आप, सोच देखो आप, अकाउंटेबिलिटी फिर कोई है ही नहीं। अवेयरनेस एजुकेशन समाज में हमारा इतना रहता ही नहीं है मामला। अब इम्पैक्ट पता है क्या सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस पे क्या होता है इसका इम्पैक्ट? देखो इंडिविजुअली किसी भी व्यक्ति पे लिए जो लेडी के साथ मान लो हो रहा है, वो बेचारी जॉब छोड़ेगी। अब सबसे पहले करियर में डिसरप्शन लग गया, अनसेफ, उसको आप हॉस्टाइल वर्क एनवायरनमेंट दोगे तो आपने उसकी प्रोफेशनल ग्रोथ को ना वहीं काटा मार दिया। वो फिर बेचारी घर में बैठ रही है। फिर आपने उसको हेल्थ पे इम्पैक्ट डाला, कैसे? वो बेचारे डर जाएगी ना, भाई स्ट्रेस एंजाइटी हो जाएगा उसको कि हैरान उसके घर वाले क्या सोचेंगे। उस घर वाले तो क्योंकि देखो 1 मिनट में इल्ज़ाम लगाएंगे भाई तेरे में ही कमी थी, लड़की में ही कमी निकाल देंगे। हस्बैंड है तो वो तो कहेगा कि भाई तेरे में ही खराबी है, तो घर में बैठ। अब उसकी सेल्फ वर्थ और कॉन्फिडेंस की आपने धज्जियाँ उड़ा के रख दी। फिर वायलेशन तो किया ही आपने, फंडामेंटल राइट आर्टिकल 14, 15, 21 को तो आपने ख़त्म ही कर दिया। मतलब वर्क प्लेस की बात करोगे तो आपने टॉक्सिक कल्चर चलाया, यानी आप डिस्क्रिमिनेटरी ऑर्गेनाइजेशन हो जो अनसेफ और नॉन इंक्लूसिव फॉर वुमेन हो। आपके घर में कोई भी काम नहीं करना चाहेगा, बड़ा बुली करते हैं आपके यहाँ लोग बैठ के। फिर डिक्लाइन इन प्रोडक्टिविटी, क्योंकि आपने ऑर्गेनाइजेशनल एफिशिएंसी ख़त्म कर दी। फिनेंशियल परफॉर्मेंस क्या करेगा बताओ मुझे आप? वर्क प्लेस में आपने प्रोडक्टिविटी ख़राब करा दी ना। एक वुमेन बहुत अच्छी थी, स्किल वर्कफुल थी, इतना अच्छा काम करती थी, बट आपने उससे ऐसे फेवर्स मांगना शुरू कर दिए, वो छोड़ के चलेगी। रिप्लेस करके दिखा दो एक पता है बड़े लेवल पे तो बहुत ज़्यादा रिप्लेस करना कितना मुश्किल होता है। डॉक्टर है, मान लो कार्डियोलॉजिस्ट है वो, और बड़ी ज़बरदस्त डॉक्टर है, आपके हॉस्पिटल को उसकी वजह से करोड़ों रुपए आ रहे थे, अब वो छोड़ के चलेगी, अब बताओ क्या कर लोगे? फिर सोसाइटी, परपिचुएशन ऑफ जेंडर इनइक्वालिटी, यानी अब देखो इतना ज़्यादा हमारे देश में वुमेन के करियर ग्रोथ पर बात कहाँ होती है। देखो आप अपने घर में ही देखो आप, और सोचो इस बात में कि बहुत कम फैमिलीज़ होती हैं यार जो ना हायर एजुकेशन पे वुमेन का ध्यान देती हैं। तो परपिचुएशन का मतलब पता है क्या होता है? कॉन्टिन्यूएशन और प्रिजर्वेशन ऑफ अ सिचुएशन, यानी सिंपली अगर मैं बताऊँ अगर कि कॉज ऑफ समथिंग टू कॉन्टिन्यू, समथिंग हार्मफुल समझ लो आप। और फिर लोअर वुमेन वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन है, जब वुमेन जॉब छोड़ेगी, करियर छोड़ेगी, टोटल वर्कफोर्स में रिप्रेजेंटेशन। अब आप मुझे बताओ वुमेन जजेस कितनी हैं, नाम बताओ, किन के बताओ, नाम बताओ मुझे, कितनी वुमेन जजेस अभी तक आपने सुनी है? वुमेन आईपीएस ऑफिसर्स कितनी हैं हमारे देश में? वुमेन डिफेंस में कितनी हैं? ये तो हमारे देश का सौभाग्य है कि चलो इस बार हमारे प्रेसिडेंट जो है वो वुमेन है, वो भी ट्राइबल एरिया से हैं। बड़ा खुशी होती है जान के कि एक रिप्रेजेंटेशन हमें मिला हुआ है। वरना कितने पार्लियामेंट हाउस में कितनी वुमेन रिप्रेजेंटेशन है, आप देख लो ज़रा, शर्म आ जाएगी यार आपको देख के ही। हरासमेंट रिलेटेड जॉब चेंजेस, करियर डिसरप्शंस, फिर जेंडर पे गैप की बात करते हैं हम, पैसे ही नहीं मिलते वुमेन को इतना। तो इसीलिए गाइडलाइंस आई, इसीलिए इनिशिएटिव लिया सरकार ने, विशाखा गाइडलाइंस आई 1997 के अंदर, इसीलिए आई ताकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इन रिस्पॉन्स टू विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान के केस में चेक करे। तो प्रायर टू पॉश एक्ट, विशाखा गाइडलाइंस पहला स्टेप था टूवर्ड्स एड्रेसिंग वर्क प्लेस, कि अगर कोई सेक्सुअल हरासमेंट इंडिया में आती है तो उसको हम चेक कर पाएँ, पहली चीज़ है। फिर सेकंड चीज़ पता है क्या है? सेकंड चीज़ हमारे पास ये है सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस, पॉश एक्ट, प्रिवेंशन, प्रोहिबिशन एंड रिड्रेसल एक्ट, ताकि हम सेक्सुअल हरासमेंट को वर्क प्लेस पर रोक पाएँ। हमें एक इंटरनल कंप्लेंट कमेटी बिठानी है, लोकल कंप्लेंट कमेटी बिठानी है, एक शी बॉक्स है, सेक्सुअल हरासमेंट इलेक्ट्रॉनिक बॉक्स है एक, ताकि हम उसमें कंप्लेंट रजिस्टर कराएं। लॉन्च किसने किया था? मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ने 2017 में शी बॉक्स बनाया था। इवन पता है आपको कन्वेंशन है एलिमिनेट करने की कोई भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन, हम एसडीजी गोल की भी बात कर रहे हैं लोग, ये भी एक ज़रूरी मैटर है। तो इंडिया ने इस कन्वेंशन को रेटिफाई किया था, कन्वेंशन ऑफ एलिमिनेशन ऑल फॉर्म्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन 1993 में। तो रीज़न क्या है? देखो इतना ज़्यादा ना परसिस्टेंस क्यों है सेक्सुअल हरासमेंट डिस्पाइट ऑफ इनिशिएटिव? सबसे बड़ा प्रॉब्लम है अंडर रिपोर्टिंग ड्यू टू फियर ऑफ रिटेलिएशन, की रिपोर्टिंग ही नहीं है, क्या फ़र्क पड़ता है? लोग ना देखो इंडिया में ना बड़ा
इस चीज़ को बड़ा मान सम्मान वाला ले लेते हैं, यार अरे हम बता देंगे तो फिर तो हमारा रेपुटेशन डाउन हो जाएगी। नॉन फॉर्मेशन ऑफ इंटरनल कंप्लेंट कमेटी कुछ है ही नहीं, लिमिटेड है। वुमेन इनफॉर्मल सेक्टर में इतनी ज़्यादा है, इनफॉर्मल सेक्टर में उसके साथ कब क्या हो जाता है उसको पता ही नहीं चलता, वो कंप्लेंट कहाँ करेगी। फिर अवेयरनेस की बहुत भारी कमी है, इनिशिएटिव भी कोई लेना नहीं चाहता है इस पर, क्योंकि ना इस चीज़ को ना इतना कोई बड़ा मैटर समझते नहीं है लोग, तो बड़ा वो हल्के में ले लेते हैं कि ठीक है हो गया क्या फ़र्क पड़ता है। बाकी देश, आप ना स्ट्रिक्ट आज ना 4 कंट्रीज़ का मुझे बताना कमेंट सेक्शन में कि ऐसी 4 कंट्रीज़ कौन सी हैं जहाँ पर रेप होते हैं और उसके क्या पेनल्टी लगाई जाती है, क्या क्रिमिनल्स उसमें उसको बाइंड किया जाता है। लिखना आप आज, आप भी दंग रह जाओगे कि भारत में रेप को इतना महत्व नहीं दिया जाता है। बाहर की कंट्रीज तो डेथ पेनल्टी तक देती हैं। तो आप आज कमेंट सेक्शन में 4 कंट्रीज़ का नाम बताना जो कि उनका क्या क्रिमिनल प्रोसीजर होता है अगर किसी ने वहाँ पे रेप किया है तो। अब वे फॉरवर्ड में कह रहा है स्ट्रेंथनिंग इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पॉश एक्ट। सबसे पहले आप स्ट्रेंथन करो, रैंडम ऑडिट करो, यार क्या फ़र्क पड़ता है, कंपनीज़ को सेटअप करो और स्ट्रिक्टर पेनल्टी लगाओ, इवन लोकल लेवल पर भी इनफॉर्मल सेक्टर को ताकि ध्यान में रखना है। फिर प्रमोट करना है आपको जेंडर इनइक्वालिटी इन द वर्क प्लेस, क्योंकि पैट्रियार्कल स्ट्रक्चर है और रिड्यूस करना ज़रूरी है। फिर कोलैबोरेट कर लो सिविल सोसाइटी ग्रुप्स के साथ, वुमेन को एजुकेट करो इनफॉर्मल सेक्टर्स में। फिर हेमा कमेटी ने बड़ी ज़बरदस्त रिकमेंडेशन दी कि वुमेन को जो सिनेमा में ना पावरफुल पोजीशन पे तो डिपिक्ट कर दिया आपने एज होल्डर ऑफ पावर, सिविल सर्वेंट, एम्बेसडर, लीडर, तो करो ना आप, वो भी बहुत ज़रूरी है। देखो उससे भी बहुत फ़ायदे होते हैं अगर वुमेन ना सिविल सर्वेंट के रूप में दिखाई जाएगी। इवन मैं ना यार एक बात देखती हूँ, देखो ऐसे बहुत सारे ना टीवी सीरियल्स आ रहे हैं जिसमें वुमेन को बड़े अच्छे पोजीशन पे दिखाया जा रहा है कि एक आईएएस ऑफिसर के रूप में वो काम कर रही है और घर भी कैसे बैलेंस कर रही है। ऐसी चीज़ें रोल मॉडल बनेंगी, ऐसी जो डिपिक्ट की जाएंगी ना तो रोल मॉडल बनेंगी वो। तो ऐसी देखो सीरियल्स मैं देखती हूँ गांव वगैरह में बहुत दिखाए जाते हैं, गांव देहात में, वहाँ पे ऐसे सीरियल्स सिनेमा अगर जाएगा ना तो उससे एक अच्छी हमारी एक वुमेन के लिए एक अच्छा रहेगा। फिर ग्रेटर अवेयरनेस ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाओ। मोनोपोली क्यों इंजॉय करें मैन, इक्वेलिटी क्यों नहीं हो सकती, और रीडिफाइन करने इनके मतलब फेमिनिटी और मैस्कुलिनिटी का मतलब। देखो मैस्कुलिनिटी का मतलब है जस्टिस, इक्वालिटी एंड कंपैशन, वायलेंस, एग्रेशन नहीं होता है। आज आप ही बताओ, चलो आपके अकॉर्डिंग मैस्कुलिनिटी और फेमिनिटी का मतलब क्या है, अपने अपने व्यू पॉइंट देना, डोंट गूगल इट, अपने व्यू पॉइंट, आप अंदर से इन दोनों टर्म्स के बारे में क्या सोचते हो बताओ, आज हो जाए आज इस बारे में। तो फेमिनिटी टू बी डिवोर्स फ्रॉम पैसिवनेस एंड साइलेंट सफरिंग से बचना है। जैसे वुमेन क्या करती है, हाय मैं फीमेल हूँ, मैं तो बोल दूँगी तो लोग मुझे पता नहीं क्या सोचेंगे। अरे क्या सोचेंगे, तुम्हें क्यों सोचना है, तुम पैसिवनेस से बाहर आओ, एक्टिव हो, ये वुमेन के लिए बोला जा रहा है। तो ये बड़ी अच्छी डेफिनेशन लगी है मुझे। आप अपने व्यू पॉइंट बताओ, अकॉर्डिंग टू यू व्हाट डू यू मीन बाय फेमिनिटी एंड मैस्कुलिनिटी। फिर वेलफेयर फंड क्रिएट करने की ज़रूरत है फॉर द सपोर्ट ऑफ अ वुमेन इन अ जॉब। आप चाइल्ड बेयरिंग, हेल्थ और अदर रिस्पॉन्सिबिलिटी से उसको ना बांधने की कोशिश मत करो प्लीज़। नेक्स्ट टॉपिक इज़ लखपति दीदी, यानी वुमेन लेड सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। अब लखपति दीदी क्या है समझते हैं। देखो सेल्फ हेल्प ग्रुप का मतलब क्या है, सेल्फ गवर्नड पीयर कंट्रोल्ड इनफॉर्मल एसोसिएशन है। 20 इसमें मेंबर्स हैं और विद सिमिलर सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड, ताकि हम एक साथ आएँ और कलेक्टिवली कॉमन पर्पस के लिए काम कर पाएँ। रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर ने 11 लाख फेलिसिटेट करा न्यू लखपति दीदी इन फंक्शन, जो कि जलगांव महाराष्ट्र में ऑर्गेनाइज किया गया था। पीएम ने रिलीज़ करा एक रिवॉल्विंग फंड ऑफ 2500 करोड़ का, जिससे 48 लाख मेंबर जो हैं उसको बेनिफिट मिले। अब रिवॉल्विंग फंड पता है क्या, एक मैकेनिज़्म है जिससे इंटरनल लैंडिंग का जो प्रोसेस है वो और बढ़े, जो सेल्फ हेल्प ग्रुप का कॉर्पस का जो साइज़ है वो और बढ़े। मेन पर्पस पता है क्या है इसका, एक हैबिट लोगों में डले। सेव, थ्रिफ्ट का मतलब होता है सेव करना, समझ रहे हो आप, ये सारी लगे कि लोग ना सेव करें अपना पैसा, इन्वेस्टमेंट की तरफ लगाएं। और इसके लिए बैंक लोन 5000 करोड़ का फिर दिया जाता है, परमानेंट फंड है ये SHG का। तो लखपति दीदी इनिशिएटिव बेसिकली एक तरह से एक कोई स्कीम नहीं है, बल्कि एक आउटपुट है दीनदयाल अंत्योदय योजना का, और आपका मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट इस पे काम कर रही है। तो नेशनल दीनदयाल अंत्योदय योजना डैश नेशनल रूरल आपका लाइवलीहुड मिशन, इसमें पता है क्या चाहता है कि हर एक वुमेन मेंबर को जो रूरल हाउस होल्ड में बैठी हुई है उसको सेल्फ हेल्प ग्रुप के साथ जोड़ा जाए और उसको इकोनॉमिकली फ़ायदा कराया जाए। 2011 से मिशन ऑन ही था। तो लखपति दीदी में ना बेसिकली क्या कोशिश की जा रही है कि हर वुमेन मेंबर को क्या दिया जाए, हाउस होल्ड अर्न इनकम उसकी 1 लाख से ज़्यादा कराई जाए।
एग्रीकल्चरल सीजन में, बिजनेस साइकिल में एवरेज उसकी 10,000 रुपये उसको मंथली दे दिया जाए। 2023 में लॉन्च हुई थी और इसका यही है कि 3 करोड़ लखपति दीदीज़ का टारगेट इन्होंने रखा है। ठीक है, ठीक है। फोकस इसका क्या है? डाइवर्सिफाइड करना, एक्टिविटीज़ को डाइवर्सिफाइड करना और प्लानिंग करना, अपहोल्ड करना, ऐसे सिस्टम को अपहोल्ड करना। फिर ऐसे कौन कौन से स्टेप्स लिए जाएँ जिससे लखपति दीदी का जो है ना, लिए गए बेसिकली। तो उन्होंने पूल बनाया, ट्रेनर्स लेकर आए, लखपति दीदी का पोटेंशियल देखा, लाइवलीहुड देखा, इम्प्लीमेंटेशन करी, आजीविका रजिस्टर बनाने शुरू कर दिए। अब यहाँ पर ये कह रहा है ऐसे कौन कौन से क्राइटेरिया हैं फॉर आइडेंटिफाइंग पोटेंशियल लखपति दीदी। तो सेल्फ हेल्प ग्रुप जो मेंबर हैं जिन्होंने भी मिनिमम 2 इयर्स कंप्लीट कर लिए हैं, वो कम्युनिटी इन्वेस्टमेंट फ़ंड को अवेल कर सकते हैं। बेनिफिशरी जो लाइवलीहुड इंटरवेंशन के थ्रू द मिशन होंगे वो एटलीस्ट 2 लाइवलीहुड एक्टिविटीज़ करेंगे। और अगर फिनेंशियल सपोर्ट की बात आती है तो इसमें इतना फ़ंड इन्हें देना ही देना है। रिवॉल्विंग फ़ंड 20,000 से 30,000 होना चाहिए। कम्युनिटी इन्वेस्टमेंट फ़ंड ओनली टू SGG फेडरेशंस वगैरह को दें वो। और इसी के साथ साथ बैंक लोन की बात अगर आती है तो कोलेटरल फ्री बैंक लोन 20 लाख तक मिलेगा। इंटरेस्ट सबवेंशन का क्या होता है? इंटरेस्ट सबवेंशन एक डिफरेंस है लेंडिंग रेट पर 7% है, जैसे कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के अकॉर्डिंग 3 लाख पर हर मैक्सिमम मिलना चाहिए। अच्छा, इसी में देखो एक तो 20 लाख का आपको कोलेटरल फ्री बैंक लोन मिलेगा। ठीक है, इंटरेस्ट भी आपको लेंडिंग रेट ऑफ द बैंक, इसमें इंटरेस्ट सबवेंशन है ना इसमें, तो इसमें डिफरेंस कवर किया जाएगा जितने रेट पर आपने बैंक से लोन लिया है, कितना क्रेडिट बैंक देता है और उसके हिसाब से। OD फैसिलिटीज़ में हर वुमेन को ना 5,000 तक की मिलेगी। अब OD क्या होता है? जैसे मान लो आपने ना, आपकी एक पेमेंट जानी है, जैसे करंट अकाउंट में मिलता है चालू खाता में, आपकी एक पेमेंट जानी है लखपति दीदी के, अगर आप अकाउंट ले रखा है तो बैंक इसमें आपकी क्या मदद करेगा? लखपति दीदी वाला अकाउंट है और ना अगर आप वुमेन हो और आपका एक ट्रांजैक्शन से पैसा कटना है 50,000 रुपये, आपके बैंक में खाली 45,000 रुपये हैं, तो क्या करेगा? बैंक से आपने उसी वक्त OD फैसिलिटी ले ली, 5,000 और ऐड कर 50,000 की पेमेंट आपकी क्लियर होकर दूसरे बैंक अकाउंट में चली गई। उसी को कहते हैं OD। वो 5,000 का क्या मिला आपको? OD मिला। ऐसे ही आजीविका ग्रामीण एक्सप्रेस योजना है, लोन्स प्रोवाइड किए जाएंगे सब्सिडाइज रेट पर। जो भी लोन दिया जाएगा 6.5 लाख को दिया जाएगा। वल्नरेबिलिटी रिडक्शन फंड है, ये एक ऐसा फंड है जो विलेज ऑर्गेनाइजेशन एक रिवॉल्विंग फंड की तरह लेगा। इसमें पेंशन फंड जो होगा वो कितना होगा? 1.5 लाख टू ईच VO। ठीक है, तो इसमें विलेज ऑर्गेनाइजेशंस को दिया जाएगा। वुमेन एंटरप्राइज एक्सेलरेशन फंड भी दिया जा रहा है, इंडिविजुअल एंटरप्राइजेस को दिया जा रहा है, क्रेडिट गारंटी स्कीम के साथ जोड़ा जा रहा है, एंटरप्राइजेस को जोड़ा जा रहा है, कोलेटरल 50% ये यूज़ कर सकते हैं। तो ऐसे और भी बहुत सारी चीज़ें लखपति दीदी में की गई हैं, चाहे वो इंस्टीट्यूशंस को स्ट्रेंथन करने की बात हो, कैपिटलाइजेशन को बढ़ाने की बात हो, फार्म लाइफ स्टॉक से लेके नॉन फार्म तक, मतलब हर तरह से देखो जो रूरल इंडिया में वुमेन बैठी है उसके लिए काम चल रहा है। अब देखो क्योंकि ना देखो शिफ्ट हो रहा है फोकस, अब धीरे धीरे ना जो सोशल एंड फाइनेंशियल इंक्लूजन हम करा ही रहे हैं, अब हम ये भी चाहते हैं कि जो वुमेन है ना वो एंटरप्रेन्योरल वेंचर्स भी खोले और हाई इनकम ब्रैकेट की तरफ बढ़े, बार्गेनिंग पावर बढ़े वुमेन के अंदर, फाइनेंशियल डिसीजन मेकिंग उसकी बढ़े। और अगर वुमेन देखो आराम से जॉब्स वगैरह क्रिएट कर लेगी रूरल एरिया में तो फिर वो उसके लिए और ज़्यादा एम्पावरमेंट हो जाएगा। अब आप देखो ना, एंशिएंट टाइम्स में जब तक वुमेन, गुप्ता पीरियड से पहले पहले जब तक वुमेन कमाती थी, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट थी, तब तक उसका स्टेटस भी अच्छा था। गुप्ता पीरियड में आते आते अगर आपने हिस्ट्री पढ़ी है, क्योंकि यू आर एस्पिरेंट, तो आपने श्योरली पढ़ा होगा, तो उसके लिए कितना आसान होता था। गुप्ता पीरियड के बाद समस्याएं शुरू हुई, जब फ्यूडल लॉट्स क्रिएट होने लग गए, वुमेन की पोजीशन गिरने लग गई, वुमेन घर पे आने लग गई, घर पे हाउसवाइफ की तरह रहने लग गई, तो जुल्म भी होंगे। फिर क्रेडिट क्वालिटी, नॉन परफॉर्मिंग जो असेट है फॉर द लोन्स टेकन बाय एसवेल में 1.6%। फिर एक्सेस टू आपका पब्लिक सर्विस डिलीवरी का एक्सेस की बात आ गई। ट्राइबल वुमेन जो रहती थी गुमला झारखंड में, हैंडल द सप्लाई चेन फ्रॉम प्रोक्योरमेंट टू मार्केट। पॉवर्टी एलिवेशन की समस्या, प्रेशर ग्रुप, तो जो इनका पार्टिसिपेशन था गवर्नेंस में, डाउरी की समस्या, अल्कोहलिज्म की समस्या, ये सब से क्या होता है, डिसीजन मेकिंग कितनी इम्पैक्ट पड़ती है। तो इसीलिए बनाया जा रहा है, ये प्रेशर ग्रुप वगैरह तैयार की जा रहे हैं। इसमें एक मिशन रागी है, तो ट्राइबल वुमेन जो SG थी गुमला झारखंड की, उन्होंने सप्लाई चेन प्रोक्योरमेंट बनाया था ताकि एनीमिया, माल न्यूट्रिशन जो फार्मर होता है वो सब को रोकने के लिए।
तो कितना अच्छा देखो ये किया जा रहा है वुमेन के लिए ना। उसके बाद लेकिन चैलेंजेस भी हैं। वुमेन लेड जो वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप चलाती है ना, उसमें सोशो कल्चरल डिग्निटी रिजिडिटी रहती है, क्योंकि पेट्रियार्कल सोच, पार्टिसिपेशन इतना लोगों का होता ही नहीं है, कास्ट डायनेमिक एक्सपोजर की कमी है, लिटरेसी नहीं है, डिजिटल एम्पावरमेंट की हमारे देश में बड़ी भारी समस्या, टेक्नोलॉजी इंटरनेट पहुँच ही नहीं पाता, पुअर मार्केटिंग स्ट्रैटेजी है, ये जो स्टेटस है माइक्रो फाइनेंस का, नाबार्ड वगैरह का, वो फिर प्रॉब्लम करेगा, फिर एलीट जो कैप्चर करके बैठा है उसकी अपनी समस्या। तो वे फॉरवर्ड में कह रहा है ट्रेनिंग एंड स्किलिंग करो भाई, क्वालिटी ट्रेनिंग एंड स्किल डेवलपमेंट करना बहुत ज़रूरी है, टेक्नोलॉजी को लेकर आओ, प्रोजेक्ट ई शक्ति बाय नाबार्ड जैसे चलाया जा रहा है, मॉनिटरिंग एवेलुएशन और लर्निंग की तरफ चलो, लिंक करो SSGs को कॉर्पोरेट एंड सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस के साथ। फिर आपका नेक्स्ट टॉपिक आता है सब्टल जेंडर डिस्क्रिमिनेशन इन सोसाइटी। वाइस प्रेसिडेंट ने एम्फेसाइज किया ऑन पेइंग अटेंशन टू परवेसिव सब्टल जेंडर डिस्क्रिमिनेशन इन सोसाइटी। अब ये क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय सब्टल जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, ये आपको समझने की ज़रूरत है। इस सोसाइटी में ये चीज़ कैसे होती है। देखो सब्टल का मतलब पता है क्या होता है, जटिल, सूक्ष्म, कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लिकेटेड। तो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, हमारे करंट वाइस प्रेसिडेंट का नाम आप लिखेंगे कमेंट सेक्शन में, तो उन्होंने ये बात कही, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन का मतलब है कि आप ना जो आपका इंफ्रास्ट्रक्चर भी बन रहा है वो जेंडर सेंसिटिव तो नहीं है, और आप बहुत ज़्यादा उस एटीट्यूड में रहते हो जहाँ पर बहुत जेंडर ट्रेडिशनल रोल्स हैं और वुमेन को आप सपोर्ट नहीं करते हो। देखो पूरा चैप्टर वुमेन और चाइल्ड पर है, देख रहे हो आप सोशल इश्यूज़ के। अब ये होता क्यों है, देखो स्टीरियोटाइपिंग का मतलब है कि ना आप पहले से ही मान के बैठे हुए हो, पहले से ही परसेप्शन बना के बिल्कुल जुबान पर है आपके कि वुमेन घर के काम के लिए लगी हुई है, वुमेन घर के काम के लिए बनी है, महिला घर के कामों के लिए ही बनी है, ये आपका स्टीरियोटाइप है। उसके बाद हायरिंग, प्रमोशन, एवेलुएशन में अनकॉन्शियस बायस करते हो आप। मेल कैंडिडेट को आप बुलाते हो क्योंकि आपको लगता है ये मेंस्ट्रुएटिंग की छुट्टी लेने आएगी, इसको हर महीने पीरियड्स होंगे, उसकी छुट्टी लेने आएगी, इसको दर्द होगा, फिर ये इसको कौन इसको हायर करेगा। ये होता है लोगों में। माइक्रो अग्रेशन, फॉर इंस्टेंस इम्प्लाइंग दैट वुमेन आर लेस कमिटेड टू देयर करियर, क्योंकि उनके पास प्रेगनेंसी आ जाएगी, फिर वो शादी करके चली जाएगी। लो तुम पहले ही मान के बैठे हुए हो। फिर वर्क लाइफ बैलेंस वुमेन कैसे कर पाएगी, वुमेन तो कर ही नहीं पाएगी। तो इसीलिए स्टेप लिए गए इन्हीं सब चीज़ों के लिए, इक्वल उसका रिम्यूनरेशन किया जाए। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का स्कीम इसीलिए लाया गया था, प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन स्कीम, मिशन शक्ति, ये सब काम ही इसीलिए किया जा रहा है, नारी शक्ति को बढ़ाने के लिए। तो देखो इसको एड्रेस करने का तरीका क्या होगा, सब्टल फॉर्म ऑफ जेंडर डिस्क्रिमिनेशन। कह रहा है कि ब्लाइंड इवेल्यूशन मत करा करो, जॉब एप्लीकेंट का फिजिकल एट्रीब्यूट पे मत जाओ आप, एक कल्चर इंक्लूसिविटी का बनाओ, रिगार्डलेस ऑफ जेंडर प्रमोट करो वर्क प्लेस पे, बंदे को रिस्पेक्ट दो। और अनकॉन्शियसली तो परसेप्शन सर्वे तो मत ही बनाओ। और नीड अ चेंज, मेल माइंडसेट चेंज करो अपना, जेंडर सेंसिटाइज होना शुरू करो। अब वो समय नहीं रहा, देखो ना कई जगह पर वुमेन प्रधानमंत्री बनी हुई है, तो तुम तो फिर क्या ही उसको भी तुम ना बनने दो प्रधानमंत्री। सोच बदलने की बहुत ज़रूरत है हमारे देश में। फिर नेक्स्ट स्कीम हमारी आती है NPS वात्सल्य स्कीम, नेशनल पेंशन वात्सल्य स्कीम। पेंशन स्कीम है ये माइनर्स के लिए। पता है इसमें क्या होता है, जितने भी माइनर सिटीजन्स होते हैं एज बिलो 18 ईयर्स, तो जैसे ही वो एज ऑफ माइनॉरिटी को अटेन करेंगे, प्लान कैन बी कन्वर्टेड सीमलेसली इनटू नॉर्मल NPS अकाउंट। फिर पेंशन फंड रेगुलेटरी डिपार्टमेंट अथॉरिटी है, उसको करो। और ऑब्जेक्टिव पता है क्या है, प्रमोटिंग लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल प्लानिंग एंड सिक्योरिटी। एक हैबिट बनाओ अपनी सेव करने की, 1000 रुपये पर मैनम मैक्सिमम, मिनिमम इतना ही और मैक्सिमम तो कोई लिमिट है ही नहीं। ये पेंशन स्कीम माइनर्स के लिए है कि अगर आप 18 साल से कम उम्र के हो तो आप ज़रूर खुलवाओ ये अकाउंट अपने बच्चों को भी। जहाँ भी आप देखते हो ना, देखो कुछ शिक्षाएं ना समाज में बांट ही दिया करो ताकि लोग सुखी हो जाएं। और PFRD यानी पेंशन फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी, ये मल्टीपल इन्वेस्टमेंट स्कीम पे चलती है। SOICs के पास सब्सक्राइबर्स की, जैसे आपके गवर्नमेंट सिक्योरिटी है, कॉर्पोरेट डेट वगैरह, ये लो। फिर उसके बाद लास्ट हमारा टॉपिक रह गया न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम, यानी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन इस पर काम कर रही है कि हम अब एडल्ट एजुकेशन लिटरेसी पे ध्यान देंगे। जो भी एडल्ट हैं, यूथ है, वो लिटरेसी बाय 2030 न्यूमेरेसी दोनों उसको आती हो। डिफ़ाइन करा गया लिटरेसी एंड फुल लिटरेसी को। लिटरेसी का मतलब तो आप जानते ही हो, रीड राइट जो कर ले, जो कंप्यूट कर ले, कॉम्प्रिहेंशन को समझ ले, मतलब आप समझ रहे हो, यानी आइडेंटिफाई, अंडरस्टैंड, इंटरप्रेट, क्रिएट अलॉन्ग विथ क्रिटिकल द
द स्किल लाइक डिजिटल एंड फाइनेंशियल लिटरेसी अगर आती है। फुल लिटरेसी का मतलब 100% कौन लिटरेट है, अचीविंग 95% इन स्टेट यूटी डेट में बी कंसिडर्ड फुल लिटरेट। तो फुल लिटरेट यानी लिटरेसी सबसे पहले रीड आना चाहिए करना, राइटिंग कंप्यूट करना आना चाहिए और विथ कॉम्प्रीहेंशन। यानी अगर आप आइडेंटिफाई कर लेते हो, समझ लेते हो, इंटरप्रेट कर लेते हो डिजिटल फाइनेंशियल लिटरेसी है तो आप लिटरेट हुए। अब न्यू लिटरेसी प्रोग्राम में इसीलिए सब चलाया गया है कि अंडरस्टैंडिंग हमें करना है, लाइफ लॉन्ग लर्निंग देनी है। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, स्टेट सेंटर दोनों इस पे काम करेंगे। 5 साल का टेन्योर है। जितने भी नॉन लिटरेट हैं 15 साल या उससे अब, फीमेल तो बहुत ज़्यादा फोकस की जा रही है, बैकवर्ड लोगों से उठाया जा रहा है, बैकवर्ड एरिया के लोगों को। स्टूडेंट हायर एजुकेशन पे बहुत अलाइन करके नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के साथ अलाइन करके चला जा रहा है। और देखो बहुत नॉन लिटरेट हैं, बहुत ज़रूरत है हमें लिटरेसी अपने देश में लाने की। फाउंडेशनल लिटरेसी, फाइनेंशियल लिटरेसी, बेसिक लिटरेसी, वोकेशनल, ये सब हम लेकर आ रहे हैं ताकि हॉलिस्टिक वे में एक बंदा फुल्ली लिटरेट हो जाए। तो सोशल इश्यूज़ में गाइस इतना हमने आज बहुत पढ़ लिया। कल हम साइंस एंड टेक शुरू करेंगे, तो हम दिवाली के साथ साथ थोड़ी पढ़ाई जारी रखें, क्योंकि एकदम अगर हम दिवाली के फ्लो में चले गए ना यार, एस्पिरेंट्स को तो ये नहीं करना चाहिए। तो आप प्लीज़ एस्पिरेंट भी हो, इस बात का ध्यान रखो। तो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू पीएम पाठशाला। लेकिन गाइस 1 मिनट, जस्ट गिव मी अ मोमेंट, आई हैवंट प्रोवाइडेड यू क्वेश्चंस। हालांकि मैं PDF शेयर करती, बट एटलीस्ट है ना, ये PDF शेयर करनी भी ज़रूरी है, सो सॉरी। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने PVTG से रिलेटेड है, वो करना है आपने। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 2 स्वच्छ भारत मिशन, हमने जो पढ़ा है वही मैंने वीडियो में आपके MCQs में डाला है। तो आप प्लीज़ इसको ध्यान से पढ़िए, क्वेश्चन को ध्यान से पॉज करके पढ़ लेना, अच्छे से जवाब दो, देखो आपके कितने स्कोर्स आ रहे हैं। ठीक है, इसको भी आप वीडियो पॉज करके भी कर सकते हो। साथ में मैंने आपको वो तो देना ही है, शेयर तो मैं करूँगी टेलीग्राम पे, तो आप ज़रूर जुड़ जाओ, बहुत फ़ायदा करेगा आपको। ठीक है, उसके बाद देखो पॉश एक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन है, फिर नेशनल लाइवलीहुड रूरल लाइवलीहुड मिशन से रिलेटेड क्वेश्चन है, मिशन शक्ति से रिलेटेड क्वेश्चन है, अभी हमने जस्ट रीड करा, इसके ऑप्शंस देख लेना। NPS वात्सल्य स्कीम से रिलेटेड, ठीक है, न्यू इंडियन लिटरेसी प्रोग्राम के तहत, ये सारा मैंने दिया हुआ है। ठीक है, तो क्वेश्चंस को पॉज करो, देखो, चेक करो आपको कितने आ रहे हैं, फिर अपने आंसर्स यहाँ से देख लेना कि कितना आप कर पा रहे हो। तो सारा करने के बाद चेक करना, मार्क्स बताना कितने मार्क्स आ रहे हैं। चलो जी, फिर मिलते हैं कल, साइंस पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे टू।